हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाइड्रो और कार्बन दो वर्ड से मिला है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस डेफिनेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डेरिवेटिव्स मिले जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और इसके अलावा उसके डेरिवेटिव हो अदर एलिमेंट के साथ। तो वो सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो ये सारे किस में आएंगे? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उनके कितने टाइप होते हैं और किस किस प्रकार से हम उनको डिफाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एल्केन। तो एल्केन क्या होते हैं? देखो, एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और जितने भी बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है कार्बन से। तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एल्केन क्या होंगे? एल्केन वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अगर इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम देखें तो CnH2n+2 होता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर से हैं 3 फॉर्मूले और ये तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो CnH2n+2 जो है ये फॉर्मूला होगा एल्केन के लिए। एल्केन को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स जो है वो उसका मतलब होता है पैरा प्लस अफिन्स, मतलब लिटिल एफिनिटी, जिसकी थोड़ी सी एफिनिटी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो टाइप आता है हाइड्रोकार्बन का वो आता है एल्कीन। तो एल्कीन के लिए अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? CnH2n। यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो है वो एल्केन से कम मिलेगी हमें, 2 हाइड्रोजन कम मिलेंगे एल्केन के कंपैरिजन में। मतलब जितने हमारे पास कार्बन है, अगर हाइड्रोजन उसके डबल दिए हुए हैं तो वो एक एल्कीन होगी। तो एल्कीन क्या होता है? किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आ गए वो एल्कीन बन गई। तो एल्कीन को हम ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग, साथ में इसका यूजेस भी इसके नाम से ही निकल रहा है, ऑयल फॉर्मिंग, जिसको ऑयल जिनसे बनाया जाता है वो एल्कीन होंगी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन वो होता है एल्काइन। तो एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन से भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों ही किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। इनका हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी पढ़ा है और इनके नाम के बारे में भी हमने पढ़ा है कि इनका क्या नाम है। तो इसके बाद हम देखते हैं यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं इन हाइड्रोकार्बन के। सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है वो है TNT। टी पहला यूज है TNT। TNT से क्या बनता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एज ए ट्राई नाइट्रोटोलुइन की फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इनका जो नेचर होता है वो एक्सप्लोजिव नेचर होता है। बहुत ही एक्सप्लोजिव के साथ ये कंपाउंड यूज किया जाता है। तो इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, मतलब एक बेंजीन रिंग पे 3 नाइट्रो ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, हार्मफुल भी हो सकता है कई बार ये यूज करना। उसके बाद जो है सेकेंड यूज होता है LPG। LPG से क्या बनता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
जो एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, तो वो क्या होते हैं, वो भी उनके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन या फिर प्रोपेन, इनको आपस में मिक्स किया जाता है। ब्यूटेन तो होता ही है उसमें, उसके अलावा आइसोब्यूटेन या फिर प्रोपेन, तो इनका आपस में मिक्सचर किया जाता है। उसके साथ एक और इसमें एक्स्ट्रा जो गैस है वो ऐड की जाती है, एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड किया जाता है, और वो कंपाउंड है इथाइल मरकेप्टन। ठीक है, इथाइल मरकेप्टन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे कि सिलेंडर अगर लीक होता है तो स्मेल आती है, और हाइड्रोकार्बन की अपनी एक स्मेल नहीं होती, कोई भी स्मेल नहीं होती। अगर सिलेंडर में हमने हाइड्रोकार्बन को फिल कर रखा है, एलपीजी फिल कर रखी है, तो वहाँ पे हमें वो अगर लीक होगा तो पता नहीं लगेगा, तो एक अजीब सी स्मेल होती है, तो वो इथाइल मरकेटन में होती है, और ये इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। इसका कोई डिसयूज नहीं है इसमें, मतलब इसमें कोई ये हानिकारक चीज़ नहीं करेगा, तो इसको सिर्फ स्मेल के लिए ऐड किया जाता है, और इसका नाम है इथाइल मरकेटन। ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एक टाइप है, और इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2SH। ठीक है, तो इथाइल मरकेटन जो है एलपीजी में एज ए स्मेलिंग गैस यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंथेसिस, कि इनको बनाया कैसे जाता है, सिंथेसाइज कैसे किया जाता है हाइड्रोकार्बन को। तो दो नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही फेमस। सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्योंकि वुड्स साइंटिस्ट ने दी थी, तो क्या करते हैं, इसमें हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन RX हमने यूज किया, और उसके अंदर हमने सोडियम को ऐड कर दिया। जब RX सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम जो है हेलोजन को बाहर निकाल के ले जाता है अपने साथ। सोडियम जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हेलोजन को बाहर निकाल लेता है। तो इस टाइप से हमने 2 मोल ले लिए सोडियम हेलो एल्केन कंपाउंड के, और उसमें 2 मोल हमने सोडियम के ऐड कर दिए, तो हमारे पास जो बनेगा 2 R ग्रुप, मतलब 2 कार्बन के ग्रुप्स हैं, और उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो सोडियम है वो हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे RR+2NaX, तो ये हमने इससे सिंथेसाइज कर लिया हमारा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन ये भी यूज की जाती है सिंथेसाइज करने में हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, RX, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हेलो एल्केन का यूज करेंगे, और उसमें हम लिथियम मेटल को ऐड करेंगे। ठीक है, लिथियम मेटल हम ऐड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, R जो है वो लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, RLi, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें LiX। लिथियम जो है वो क्या होगा, हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने लिथियम के 2 मोल यहाँ पे लिए हैं, और RLi प्लस LiX यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन RLi जो हमने कार्बन का ग्रुप जब लिथियम के साथ रिएक्ट कर रखा है, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम इसमें कॉपर आयोडाइड को ऐड करेंगे, CuI। तो 2RLi प्लस CuI अगर हम इसमें ऐड करते हैं, तो R2CuLi प्लस 2LiI बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और फिर इसको फिर से हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 R ग्रुप आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और उसके बाद RCu प्लस LiX। तो लास्ट में हमारे पास देखो ये जो बना हुआ है कंपाउंड, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, 2 कार्बन ग्रुप ने आपस में रिएक्ट कर लिया है। तो ये दोनों ही रिएक्शन मेन रिएक्शन है, और इनका यूज किया जाता है सिंथेसाइज करने में हाइड्रोकार्बन को। तो ये हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू किया है, इंट्रोडक्शन लिया है। सबसे पहले हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने यूजेस के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या यूजेस हैं, और फिर उसके बाद हमने सिंथेसिस, कैसे इनको सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे इनको बनाया जाता है, वो हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या यूजेस हैं, और क्या क्या केमिकल रिएक्शन है एल्कीन की, एल्काइन की। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का पहला पार्ट है, और ये हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट करेंगे।
ठीक है, सेकंड क्लास है ये हमारी। और फर्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे कि कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और फिर हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था कि एल्केन की हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। और सिंथेसिस करने के हमने 2-3 मेथड किए थे। एक जैसे हम वुड्स रिएक्शन से करते हैं और एक हम कोरेहाउस रिएक्शन से करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो वो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। और एल्केन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 ये हमने एल्केन का फॉर्मूला बताया था। अब हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे कि हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लिया तो हाइड्रोजन जो है 2 1 जा 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारा n = 1 लेने पर कंपाउंड तैयार हुआ है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एल्क लेंगे। ठीक है, जितने भी कार्बन हैं, जितने भी कार्बन का एटम है, उसके अकॉर्डिंग हम एल्क डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्क है, और उसमें ANA को प्लस कर देंगे, तो जो नाम बनेगा वो एल्केन बनेगा। ठीक है, अब देखो एल्क का नाम हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम बोलेंगे इथ, 3 के लिए बोलेंगे प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, तो 10 कार्बन तक हमें इनको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले जैसे कि हमारे पास CH4 बन गया, तो एक कार्बन के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया था, मिथ, तो यहाँ पे हम मिथ लेंगे। ठीक है, और इसमें ANA प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो सबसे पहले जो CH4 कंपाउंड हमारा बनेगा उसका नाम क्या होगा, मीथेन उसका नाम होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हो जाए, देखो यहाँ पे हम अगर n की जगह 2 लेते हैं, तो n की जगह 2, तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो H कितना हो गया, 6, तो C2H6। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखो 2 कार्बन है, तो एल्क के लिए हम क्या करेंगे, इथ यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है और ये इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, तो ये हमारे पास एल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो इथ में एन प्लस कर देंगे, तो इथेन हमारा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए नाम हो जाएगा। वैसे ही 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए सेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन और 10 के लिए डिकेन। तो इस टाइप से हम कंपाउंड को डिसाइड कर लेंगे। अब इसके बाद जो होता है वो होता है ब्रांच चेन। क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 कार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन को अगर ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक कार्बन मान लो यहाँ से हटा के और सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। इसने क्या कर लिया, यहाँ पे एक ब्रांच बना ली इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, आयुपैक में अलग होता है और इसका जो कॉमन नेम होता है उसमें अलग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो वहाँ पे हम आइसो वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। मतलब 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन, एक कार्बन को सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, अगर हम इसका आयुपैक नेम देखेंगे तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और सेकंड के ऊपर ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग को क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग क्या है, यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और मिथ इथ प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन हमारे इस लाइन में आ रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल।
जो हमारे ब्रांचिंग वाले कंपाउंड हैं उनके साथ हम YL लगा देंगे, ठीक है। तो मिथ था तो मिथाइल हो गया, इथ होता तो इथाइल हो जाता, प्रोप होता तो प्रोपाइल हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनके लिए IUPAC नेम होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्केन की कन्फर्मेशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एल्केन की कन्फर्मेशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कन्फर्मेशन क्या होता है। तो कन्फर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो 2 कार्बन है, ठीक है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे हमने इथेन का एग्जाम्पल लिया है। मान लो हमारे पास क्या है, इथेन है, तो ये क्या होंगे, तीनों हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो आगे वाले कार्बन को यहाँ पे डॉट से डिनोट कर रखा है, और यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और पीछे वाले कार्बन को बड़े सर्कल से डिनोट कर रखा है, उसके साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं। तो मान लो कि पीछे वाले कार्बन, आगे वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन CH3 से यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के जो बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करके एक पोजीशन में आ जाते हैं, और वो 3 तरीके की पोजीशन बनाते हैं, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो स्टैगर्ड पोजीशन क्या कौन सी होगी, जब आगे वाले कार्बन के ऊपर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, पीछे वाले कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हो एक दूसरे से, ठीक है। मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो, 60 डिग्री का एंगल हो। देखो टोटल 120 डिग्री का एंगल होता है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया। तो जब आगे वाले और पीछे वाले दोनों के बीच में जो एंगल का गैप है, अगर वो 60 डिग्री है तो वो पोजीशन स्टैगर्ड होती है। अगर 60 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पे ये देखो ये पोजीशन 30 डिग्री है, मतलब इसका भी हाफ, अगर ये 30 डिग्री पे है तो उस पोजीशन को हम स्केव पोजीशन बोलते हैं, स्केव कन्फर्मेशन बोलते हैं। और अगर जस्ट पीछे हो, जैसे कि इक्लिप्स्ड, हमने देखा है कि इक्लिप्स्ड में क्या होता है, जस्ट एक पोजीशन के बिल्कुल पीछे दूसरी पोजीशन, तो मतलब आगे वाले कार्बन के तीनों ग्रुप पीछे वाले कार्बन के बिल्कुल जस्ट आगे हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है एक तरीके से, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 0 डिग्री था। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टैगर्ड वाले की होगी, ठीक है। स्टैगर्ड वाले की जो है स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, फिर स्क्यू की होगी और फिर क्या होगी, इक्लिप्स्ड की होगी। तो ये हमने एल्केन की कन्फर्मेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा है। उसके बाद देखो एक फैक्ट है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द ओड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अल्टरनेशन इफेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ये चेन बनी हुई है एल्केन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके पास हैं, जिस भी कंपाउंड के पास हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस चेन के पास ओड नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे C3 वाली हमारे पास एक कंपाउंड है, प्रोपेन है और इथेन है। तो प्रोपेन और इथेन, तो प्रोपेन के पास क्या है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इथेन के पास क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इथेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रोपेन से ज़्यादा होगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम अल्टरनेशन इफेक्ट को हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद एक रिएक्शन है कि हम एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं, उसको देखेंगे हम, एल्केन से एल्केन कैसे बनाते हैं। तो अब जैसे कि हमने एल्कीन, हम आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे से कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक एल्कीन है, एक इथीन है, और इथीन में हमने किसको ऐड किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है, क्योंकि निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम ये यहाँ पे दे रखा है, ये
रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इनमें ऐड होगा, तो एक एक हाइड्रोजन ऐड होने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। मतलब हम एल्कीन की रिडक्शन करवा दे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो ये एल्केन को सिंथेसाइज करने का एक मेथड है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एल्केन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि एल्केन का फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। फिर हमने उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो कार्बन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होगी, जैसे कि एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस टाइप से 10 कार्बन तक हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एल्केन के कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा था हमने। कन्फर्मेशन 3 तरीके की होती है, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड। ठीक है, स्टैगर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आगे और पीछे वाले कार्बन के जो ग्रुप अटैच हैं उनके अंदर, तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो स्टैगर्ड ज़्यादा होगा, फिर स्क्यू होगा और फिर इक्लिप्स्ड होगा। इसके बाद जो है हमने अल्टरनेशन इफेक्ट पढ़ा था, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाता है, कैसे करेंगे। तो एल्केन के अंदर अल्टरनेशन इफेक्ट लगता है, जिसका इवन नंबर है उसके अंदर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का रिडक्शन करके भी हम एल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये हमने इथीन से इथेन बना के यहाँ पे दिखाया है। जैसा कि आप सभी को बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिडक्शन कर दें और जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम ये क्या है, एक अच्छे ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड क्लास है ये हमारी हाइड्रोकार्बन की। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था, एल्केन की कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और अभी जो है वो हम हाइड्रोकार्बन के थर्ड जो पार्ट होता है एल्कीन, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कीन के अंदर अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एल्कीन जो है वो एल्क प्लस ईन से बनता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि एल्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एल्क का मतलब होता है कि एक कार्बन, दो कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। तो एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए हम इन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो CnH2n क्या होता है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। और CIP नोमेनक्लेचर, अब हम क्या करेंगे, एल्कीन के CIP नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। CIP से क्या बनेगा, C से चांग, I से इनगोल्ड, P से परलोग। तो ये साइंटिस्ट थे और तीनों ने मिलकर इस नोमेनक्लेचर को दिया था। तो इसको हम CIP नोमेनक्लेचर या फिर EZ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। EZ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होते हैं तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, Z कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और Z का मतलब क्या होता है, ज्यूसिमन, ठीक है। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ई का क्या मतलब होता है, इंटेंगन। ये दोनों ही वर्ड जो हैं दूसरी उसके लिए गए हैं, ठीक है। और Z का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, Z का मतलब होता है सेम साइड। अगर हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम सिस और ट्रांस में करते हैं, अगर सेम साइड होते हैं तो वहाँ पे हम सिस बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो वहाँ पे हम ट्रांस बोलते हैं। लेकिन EZ नोमेनक्लेचर में हम प्रायोरिटीज़ देखते हैं। अगर हायर प्रायोरिटीज़ वाले दोनों ही ग्रुप सेम साइड हैं तो उसको Z कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइड हैं तो उसको ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज़ को कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो पहला रूल क्या है कि हायर द एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है
दो एटम है हमारे पास जिसमें जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है मान लो, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एटॉमिक मास फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो इसलिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की। और अगर फ्लोरीन और क्लोरीन है तो एटॉमिक मास क्लोरीन का ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इफ़ फर्स्ट प्रायोरिटी एटम आर ऑन द सेम साइड देन गो फॉर द नेक्स्ट। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी एटम बिल्कुल सिमिलर हैं तो वहाँ पे हम सेकंड के ऊपर जाते हैं। और अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड को हम ट्रीट करते हैं एज ए डुप्लीकेट, और ट्रिपल बॉन्ड को एज हम ट्रिपलेट कंसिडर करते हैं। कि मान लो कि अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है। जैसे कि एक कार्बन है, दो कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है और वो 4 ग्रुप से अटैच हो रखे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों कार्बन दो दो ग्रुप से अटैच होंगे। ठीक है, तो दो दो ग्रुप, जो ग्रुप के अंदर जो भी हमारे पास मान लो कार्बन ही है, तो वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो कार्बन है वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे उसको एज ए डुप्लेट कंसिडर करेंगे कि उस कार्बन के बाद 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये मानेंगे कि वो कार्बन एक ही कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर फर्स्ट एटम सिमिलर आ जाए तो फिर हम सेकंड को वहाँ पे देखते हैं, तो डबल बॉन्ड को एज ए डुप्लेट हम मानते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एज ए ट्रिपलेट यहाँ पे मानते हैं, और फिर उनका नोमेनक्लेचर हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये है CIP नोमेनक्लेचर। अब हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वो 4 ग्रुप से अटैच हैं, तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी देखेंगे। एक बार एक साइड के 2 ग्रुप की प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन से ग्रुप की हायर प्रायोरिटी है और कौन से की लोअर है, और एक बार दूसरी साइड से देखेंगे। अगर हायर ग्रुप की प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए तो वहाँ पे हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को जेड कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देंगे, और वो अगर अपोजिट साइड आए हैं तो उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सिस और ट्रांस। सिस क्या होती है, सेम साइड, और ट्रांस क्या होती है, अपोजिट साइड। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और अगर अपोजिट साइड वाले एटम सिमिलर हैं तो वहाँ पे उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को हम ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, और अगर सेम जो ग्रुप हैं वो सेम साइड ही आएंगे तो उसको हम सिस बोलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस से ज़्यादा होता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रांस से ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा। एल्केन में सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हमने निकालना सीखा। उसके बाद जो है अगर हम इसका जनरलाइज्ड फार्मूला देखें तो CnH2n होगा, और फिर हमने CIP नोमेनक्लेचर पढ़ा कि CIP नोमेनक्लेचर चान इनगोल्ड परलोग नोमेनक्लेचर। तो ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पर CIP नोमेनक्लेचर या फिर EZ नोमेनक्लेचर आया। ई का मतलब होता है इंटिंगन और जेड से होता है ज्यूसुमन। तो यहाँ पे इनका जो मीनिंग है वो क्या है, दूसरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है, जेड का मीनिंग होता है सेम साइड और ई का मतलब होता है अपोजिट साइड। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसको हम जेड कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, और अगर अपोजिट साइड आते हैं तो उसको हम ई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इस टाइप से हम उनकी प्रायोरिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनके एटॉमिक वेट के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है, और उनके एटॉमिक मास के ऊपर। और अगर हायर वाले सेम साइड हैं, अगर 2 ग्रुप सेम हैं तो वहाँ पे हम फिर उससे नेक्स्ट वाले को कंसिडर करते हैं। डबल को एज ए डुप्लेट और ट्रिपल को एज ए ट्रिपलेट हम कंसिडर करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट सिस का ट्रांस से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मेनली देखें तो वेंडरवाल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसकी पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारी क्लास आज के लिए इतनी ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर रहे थे और इसकी जो है 3 क्लास हम कर चुके हैं। आज जो है हम 4th क्लास करेंगे हाइड्रोकार्बन की, और इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, क्या इनका जनरल फॉर्मूला होता है, कैसे इनकी सिंथेसिस की जाती है। तो एल्केन के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। अब हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होगी ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है इसको प्रिपेयर करने का है एल्काइन से। एल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अगर हमारे पास है तो उससे हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्काइन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन को। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये हमने एल्काइन ली है और इसके अंदर क्या है, सेकंड कार्बन के और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या हम इसमें ऐड करें, इसके अंदर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस में हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो है हाइड्रोजनेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम इसमें डालते हैं। यहाँ पे इस जो रिएक्शन है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम है ब्रिज रिडक्शन। मतलब एक तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन। तो ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो ब्रिज रिडक्शन हम इसको बोलते हैं जब हम एल्काइन से एल्कीन को सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड जो मेथड है वहाँ पे हम क्या करते हैं, H2 हाइड्रोजन के एडिशन या फिर प्लेडिनम किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर के प्रेजेंस में हम इसमें ऐड करते हैं। और जब हम एल्काइन के अंदर इसको ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, उसका फिर से हाइड्रोजनेशन करता है, रिडक्शन कर देता है। तो यहाँ पे जो हमें एल्कीन मिल रही है ये हमें सिस एल्कीन मिल रही है। ठीक है, तो ब्रिज रिडक्शन से हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी और ये जो कैटलिस्ट है इसका नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इससे हमें जो है सिस जो एल्कीन है वो मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत बार इसके बारे में पूछा भी जाता है कि अगर हमें एल्काइन से एल्कीन बनानी है, अगर हमें ट्रांस बनानी है तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और अगर हमें सिस बनानी है तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और प्लेडिनम मेटल और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब एल्कीन के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है कि इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की जो है डिटेक्शन हम कैसे करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेशन की जो प्रेजेंस है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ब्रोमीन की एडिशन कर देते हैं, Br2 हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अंदर अगर हम ब्रोमीन के एडिशन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पे ये इसमें ऐड हो जाती है और ब्रोमीन जो है इसमें ट्रांस एडिशन होगी। ठीक है, मोस्टली जो एडिशन होती हैं वो ट्रांस एडिशन होती हैं। तो हमें सिस वाले को ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्या होगी, ट्रांस एडिशन होगी। ब्रोमीन ट्रांस पोजिशन पे एक दूसरे की होगा और ये हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी। चेंज क्या होगा, जो हमने ब्रोमीन ऐड किया है इसका रेड कलर था तो वो रेड कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगी। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंस है डबल बॉन्ड की तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर प्रेजेंस को शो करेगी। क्योंकि ब्रोमीन इसमें अगर ऐड हो गया तो इसका जो रेड कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है डिटेक्शन करवाती है डबल बॉन्ड की बाय ब्रोमीन एडिशन। ठीक है, उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का हम यूज करके इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, कैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं। जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है KOH प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिली है ये क्या होगी, जब हम ये एल्कीन के अंदर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे CH2OH और बॉन्ड CH2OH, यहाँ पे हमें ये क्या मिल जाता है,
अल्कोहल मिल जाता है, एक तरीके से इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे हमारे पास KMnO4 था, KMnO4 का पिंक कलर होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है और पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। और इसका पिंक कलर हमने अगर इसमें ऑक्सीडेशन इसका यूज करके और इसका ऑक्सीडेशन हमने करवाया है तो ये पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो पिंक कलर का डिसअपीयर होना क्या कहलाता है, क्या शो करता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमने दो मेन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के दो मेथड हैं, एक होता है ब्रिज रिडक्शन, एक कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं, लिंडलर्स कैटेलिस्ट का। ठीक है, तो ये दोनों का यूज़ करके हम अलग अलग तरीके की एल्कीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिस एल्कीन वो होती है जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड हो, और ट्रांस एल्कीन वो होती है जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। ठीक है, तो अगर हम ब्रिज रिडक्शन से इसका रिडक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा। ये हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, ट्रांस एल्कीन मिल जाती है, और इस रिएक्शन को हम ब्रिज रिएक्शन बोलते हैं। इधर हमने यूज़ किया है लिंडलर्स कैटेलिस्ट, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम मेटल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर। तो यहाँ पे जो हमें एल्कीन मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, सिस एल्कीन मिलेगी। ठीक है, यहाँ से ट्रांस एल्कीन मिल रही है और यहाँ से सिस एल्कीन मिल रही है। तो ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम एल्काइन से क्या करते हैं, एल्कीन की सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड को डिटेक्शन करने के दो मेथड हैं, या तो हम ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें या फिर KMnO पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड कर दें। अगर हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का जो कलर है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर से उसका कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो ये चीज़ शो करती है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। और ये जो रिएक्शन है ये हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। KMnO4 के अंदर रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है, जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पिंक कलर का होता है, और अगर हम इसको ऐसे कंपाउंड में ऐड कर देते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एल्कीन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो उसका डिसअपीयर होना हमें ये शो करता है कि इस रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड था। ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इसमें बनाता है, और फिर इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ से हमें मिला है इसको हम ऐड करते हैं। तो ये 298 से 303 केल्विन के ऊपर ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये शो करता है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड था। तो ये हमारी आज की क्लास है, आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, और इस पार्ट में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है मार्कोनिकॉव रूल और एक होता है हक्कल रूल। तो इन दोनों रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और कहाँ कहाँ इसकी यूज़ हैं, क्या क्या इसके यूज़ हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, देखो, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड टेक प्लेस ऑन द डबल बॉन्ड एज नेगेटिव पार्ट गोज ऑन द कार्बन एटम विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो अगर हम कोई भी एल्कीन लेते हैं और एल्कीन के ऊपर हम ऐड करते हैं किसी भी एसिड को, तो एसिड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट होते हैं। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन के ऊपर जाता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने एक प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया है। प्रोपीन के अंदर क्या है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नंबर है, और 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अगर दोनों के बीच में है तो अगर हम इसके अंदर
HBr की एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करेंगे, तो जो ब्रोमीन है नेगेटिव पार्ट है इसका, वो किसके ऊपर जाएगा, उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मतलब ये सेकंड कार्बन के ऊपर एडिशन होगी। देखो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक हमने यहाँ पे लिखा है और एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे चला जाए और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल अगर कोई पेरोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारा मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो यही वाला होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन क्या होगी, सेकंड कार्बन के ऊपर होगी। लेकिन इसके अलावा हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ये HBr किसकी प्रेजेंस में है, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्रोमीन है ये किसके ऊपर ज़्यादा जल्दी एडिशन होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो मेजर पार्ट हमारे पास ये वाला होगा, और अगर हम ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो सेकंड पोर्शन है इसका ये वाला, ये क्या होगा, इसमें मेजर पार्ट होगा। मतलब नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको, खैरस इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन इसकी डेफिनेशन यही है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। इसके बाद जो है सेकंड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड रूल है हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है, देखो किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम हकल रूल का यूज़ करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, अगर हमें वो याद हैं और हमें पता है कि वो क्या क्या हैं तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर देख सकते हैं कि वो सारी पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है और नहीं कर रहा तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या क्या पोस्टुलेट हैं, सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते। पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक हो। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट ये है कि कंपाउंड साइक्लिक होने के साथ साथ कॉन्जुगेटेड भी हो। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जिसमें एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस टाइप से कॉन्जुगेशन जिसमें बन रहा है वो क्या होगा, हकल रूल को फॉलो करेगा। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो ये है कि वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड प्लेन, सेम प्लेन में सारे एटम्स नहीं हैं उस कंपाउंड के, तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होते। तो वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। एंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब 4n+2, n की वैल्यू क्या है, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है 1 से लेके एंड तक। जैसे कि n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो कॉन्जुगेशन में है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है कंपाउंड एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम इसका कॉन्जुगेशन कैसे कराएंगे, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। वैसे ही हम इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसके कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंपाउंड प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिक भी है और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो हेंस ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हकल रूल क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो वो हम हकल रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर हम नेगेटिव चार्ज कर दें तो नेगेटिव चार्ज करने पर भी कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, और कंपाउंड प्लेनर भी है और कंपाउंड के अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन भी है,
लेकिन इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन में कंसिडर नहीं करते। ना तो उसको 0 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ना ही 1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ना ही उसको -1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे डबल बॉन्ड के हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज के हो गए। तो टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, लेकिन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि n की जगह 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, n की जगह 0 रखने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कौन से होंगे, जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है वो कंपाउंड ही एरोमेटिक होगा, उसके अलावा बाकी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सबसे पहले आता है बेंजीन। क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? तो बेंजीन के अगर हम अंदर देखते हैं तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड इसमें आ रहे हैं। 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4n + 2 पाई की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अगर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 हो गई तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 और +2 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा ये साइक्लिक भी है और इसमें कॉन्जुगेशन भी होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हम इन तीनों डबल बॉन्ड को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन है इसमें। इसके अलावा ये प्लेनर भी है और इसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने क्या किया है, एक ऑक्टेन लिया है। ऑक्टेन मतलब कि जिसके पास क्या है, ऑक्टा, 8 इसके अंदर कार्बन है और 4 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्टा टेट्राइन। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको देखें तो क्या होता है कि अगर ये कंपाउंड देखा जाए तो ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये क्या है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी होता है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसमें है। और डबल बॉन्ड अगर ना हो तो चार्ज भी अगर होता है तो वो भी कॉन्जुगेशन में माना जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसके पास जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में देखो सेकेंड 6 पाई वाला अगर हम 3 रखते हैं तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 2 रखते हैं 2 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 6 पाई के बाद 10 पाई वाला ही क्या होता है, एरोमेटिक होता है 4n + 2 पाई के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। तो ये भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अलावा इसकी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर है। इसके हम एक्चुअल शेप देखें तो ये टब शेप का होता है और टब शेप में आप देख सकते हो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी शेप जो है वो किसके जैसी है, टब के जैसी है। तो इस वजह से इस कंपाउंड के लिए एक अलग सी कैटेगरी बना दी गई है ऐसे कंपाउंड के लिए जो कि क्या हो, नॉन प्लेनर हो। तो नॉन प्लेनर कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले एरोमेटिक क्या होंगे, जिसके पास ये सारी कंडीशन हो, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर की और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। अगर ये सारी कंडीशन है लेकिन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। और जो कंपाउंड नॉन प्लेनर है,
मतलब जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या चाहे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो प्लेनर नहीं है, तो नॉन प्लेनर जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देख सकते हैं आप एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ये सारे किस में आ जाएंगे, एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। अब कई बार स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि 4 कंपाउंड दिए होते हैं और पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें उसकी एरोमेटिसिटी देखनी है, हक्कल रूल देखना है कि वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी कंपाउंड से। ठीक है, जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं और उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की और फिर एंटी एरोमेटिक की। तो ये हम कंप्लीट हुआ हमारा रूल। तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, एक तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको रूल्स के बारे में पढ़ा है और एक हमने हक्कल रूल के बारे में पढ़ा है। तो मार्कोनिको रूल क्या होता है कि अगर हम किसी भी एल्कीन के अंदर किसी भी हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो उसके पास जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। हमने प्रोपेन का एग्जांपल लिया और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसमें ऐड किया, तो ये मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगी और यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr CH3। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर इसी की एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसका जो मैकेनिज्म होता है वो एक अलग तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो उस केस में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो CH3 CH के ऊपर हाइड्रोजन CH2Br, तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट हमने लिखा है ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। फिर हमने हक्कल रूल पढ़ा था। हक्कल रूल क्या होता है, जो भी कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर और जिसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिसके पास ये सारी कंडीशन है लेकिन 4n 2 + पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो उन कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और जो कंपाउंड दोनों को फॉलो कर रहे हैं वो चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो चाहे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो प्लेनर नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।